हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2015 दिसंबर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2012 से 2021 तक पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें 2012, 2013, 2014, 2015 जून के सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज के सेशन का पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ कौटिल्य स्टेट। कौटिल्य के स्टेट का इसमें से कौन सा ऑर्गन नहीं है। देखिए, इसमें पूछा है नोट और क्या पूछा है, कौटिल्य स्टेट का ऑर्गन, यानी कि जो कौटिल्य ने स्टेट के ऑर्गन्स बताए हैं जिसको बोलते हैं सप्तांग थ्योरी, उसमें इसका ऑर्गन कौन सा नहीं है। देखिए ऑप्शंस हैं स्वामी, अमात्य, वर्ण सिस्टम, दंड। तो आइए देखते हैं हम इसको हिंदी में भी मैं दिखा देती हूँ। इस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का जो बेनिफिट है वो ये है कि इसे हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए हिंदी में ही मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। फर्स्ट है हमारा स्वामी, सेकंड है अमात्य, थर्ड है वर्ण व्यवस्था और फोर्थ है हमारा दंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 वर्ण व्यवस्था। अगर हम बात करें कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की, जो कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी है उसमें उन्होंने राज्य के कितने अंग बताए हैं, 7 अंग बताए हैं, 7 ऑर्गन बताए हैं। फर्स्ट हमारा स्वामी, सेकंड अमात्य, थर्ड जनपद, फोर्थ दुर्ग, फिफ्थ कोश, 6 दंड और 7 मित्र। तो उसमें वर्ण व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो जो मैं बोलती जाऊँ वह आप वैसे ही उसको नोट करते जाइएगा। कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी है, याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए सप्तांग थ्योरी किसने दी है, कौटिल्य ने दी है। वो सप्तांग थ्योरी में राज्य के कितने अंग बताए हैं, 7 बताए हैं, और वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्वामी, सेकंड अमात्य, थर्ड जनपद, फोर्थ दुर्ग, फिफ्थ कोश, 6 दंड, 7 मित्र। दंड का मतलब यहाँ सेना से है। ओके, आइए देखते हैं हम आगे। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड है हमारा प्लेटो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी। प्लेटो के कम्युनिज्म से रिलेटेड है, जो फैमिली एंड प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म है। वाज लार्जली डिराइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ, ये जो लार्जली डिराइव हुआ कहाँ से हुआ। इसका जो ऑप्शन है स्टेगिरा, स्पार्टा, एथेंस, वेनिस। आइए मैं इसको हिंदी में दिखाती हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन हमारा हिंदी में, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति, याद रखिएगा, के साम्यवाद के सिद्धांत की जो व्युत्पत्ति हुई वो किसके अनुभव से हुई, स्टेगिरा, स्पार्टा, एथेंस या वेनिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेनिस। एक मिनट, जो प्लेटो का परिवार तथा संपत्ति का साम्यवाद था तो वो क्या था, मैं आपको बताती हूँ। जो प्लेटो क्या कहते थे कि संपत्ति कैसा बनाती है, किंग को यानी राजा को, शासक को कैसा बनाती है, स्वार्थी बनाती है। और उससे क्या होता है, उससे वो राजा जो होता है स्वार्थी बन जाता है संपत्ति से। और ऐसे ही उन्होंने जो ये परिवार साम्यवाद है, परिवार का साम्यवाद है, उसके बारे में भी बोला है कि जो संपत्ति से तो व्यक्ति बनता ही है लालची, स्वार्थी, लेकिन परिवार का मोह जो है उसे और ज़्यादा स्वार्थी बनाता है। और प्लेटो के जो प्लेटो थे उस टाइम से पहले भी यूनान में जो ये महिलाओं की जो दशा थी वो काफ़ी ख़राब थी। वो मतलब फैमिली तक ही थी, उनकी लिमिटेशन क्या थी, फैमिली की बाउंड्री के अंदर। लेकिन प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो ने बोला कि सभी स्त्रियां जो होंगी सभी सैनिकों की पत्नियां होंगी और उनके बच्चे जो होंगे सभी के बच्चे माने जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, परिवार को ख़त्म करने की बात की। तो ये था उनका परिवार तथा संपत्ति का साम्यवाद। और इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, वेनिस। अब देखते हैं, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मतलब ओनली बी, स्पार्टा। इसका जो राइट आंसर होगा वो स्पार्टा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल बी
अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। देखिए मैं सेकंड का यहाँ पर भी टिक कर देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है स्पार्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। स्कोलास्टिज्म ऑफ मिडिल एजेस साउट टू स्टेब्लिश्ड। स्कोलास्टिज्म, इसको इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। स्कोलास्टिज्म जो मिडिल एजेस में था, हिंदी में देख लीजिए इसको मध्यकाल के जो स्कोलास्टिज्म का उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक क्षेत्र पर राजनीतिक क्षेत्र की सर्वोच्चता स्थापित करना। बी है राजनीतिक शासन व्यवस्था पर बौद्धिक स्वतंत्रता की स्वायत्तता स्थापित करना। सी है दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व। डी है चर्च के धार्मिक तत्वों के अधीन बुद्धि संगत तत्वों को लाना। तो इसका जो थर्ड का हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए स्कोलास्टिज्म क्या है? स्कोलास्टिज्म जो है ये जो है दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व और चर्च के धार्मिक तत्वों के अधीन बुद्धि संगत तत्वों को लाना। तो इस तरीके से सी और डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। अब हम इंग्लिश में देखते हैं इसको। स्कोलास्टिज्म, तो देखिए ये क्या है? असेंडेंसी ऑफ थियोलॉजी ओवर द फिलोसफी, सबऑर्डिनेशन ऑफ रैशनल एलिमेंट ऑफ द थियोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द चर्च। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है? हमें मैच करना है। लिस्ट 1 दिया गया है और लिस्ट 2 दिया गया है। सबसे पहले हम मैच करेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, पॉजिटिव स्कूल, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, साइंटिफिक इंडक्टिव मेथड। तो जो हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं वो हमारे कौन हैं? वो हैं हमारे अरिस्टोटल। सॉरी एक मिनट, हम इसको फिर से मैच करते हैं। जो हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं वो हमारे कौन है? मैकियावेली। पुनर्जागरण का शिशु भी इन्हें बोला जाता है। और जो हमारे पॉजिटिव स्कूल से रिलेटेड कौन है? पॉजिटिव स्कूल से रिलेटेड है हमारे अरिस्टोटल। और नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी हमारी किसने दी है? प्लेटो ने। और जो ये साइंटिफिक इंडक्टिव मेथड दिया है ये हमारा दिया है अगस्ट कॉम्टे ने। तो इस तरीके से ए का 2 हमारा कहाँ पर है? ए का 2 हमारा है बी ऑप्शन में, बी का 4 हमारा बी ऑप्शन में, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी हमारी सी का 1 और साइंटिफिक इंडक्टिव मेथड जिसको बोलते हैं प्रत्यक्षवाद के जनक भी इनको बोला जाता है, अगस्ट कॉम्टे को, याद रखिएगा। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हुआ? हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हम इसको हिंदी में भी मैच कर देते हैं कि इसका मैचिंग कर देते हैं हिंदी में भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें याद रहेगा। आधुनिक राजनीतिक विचारक हमारे मैकियावेली, निश्चयात्मक विचारधारा हमारी अरस्तु की, निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत प्लेटो, वैज्ञानिक आगमनात्मक विधि कॉम्टे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में दिया गया है असर्शन एंड रीजन। आइए देखते हैं असर्शन हमारा क्या है। असर्शन है हमारा पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्टिस एब्सोल्यूटली। यहाँ पर जो पावर है वो करप्ट करती है और जो एब्सोल्यूट पावर है वो पूर्णतः यानी कि एब्सोल्यूटली करप्ट करती है। अब इसका रीजन क्या है? डेमोक्रेसी इज द बेस्ट चेक अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर एज द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग वेरियस ग्रुप। आइए इसका हिंदी दिखाते हैं। इसका हिंदी क्या है? ये जो है पावर करप्ट, और देखिए इसका ये बताती हूँ, ये किसी का स्टेटमेंट है, किसका है ये बताते हैं हम अभी। असर्शन जो है देखिए शक्ति भ्रष्ट बनाती है, पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट बनाती है। रीजन है लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित हो जाती है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ये मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि ये शक्ति जो है भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप भ्रष्ट बनाती है। ये जो स्टेटमेंट है ये है लॉर्ड एक्टन की, इसको नोट करिएगा। ये स्टेटमेंट है लॉर्ड एक्टन की। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा लिस्ट दिया गया है। लिस्ट में हमारे थिंकर हैं और इधर उनके आइडियाज़ दिए हैं।
आइए इनको मैच करते हैं। सबसे पहले हैं हमारे जॉन लॉक, होब्स, जयप्रकाश नारायण, रॉबर्ट नोजिक। तो अगर हम जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक हमारे कौन सी थ्योरी से हैं? कंसेंट थ्योरी। होब्स हमारे एब्सोल्यूट सोवर्निटी से। जयप्रकाश नारायण पार्टीलेस डेमोक्रेसी। रॉबर्ट नोजिक न्यू लिबरलिज्म। अब देखिए हम मैच करते हैं जॉन लॉक, ए का 2 हमारा ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में दोनों जगह है। बी का 4 हमारा सिर्फ ए ऑप्शन में है, सी का 1 हमारा, डी का 3। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर। एक बार इसको रिवीजन करिएगा। देखिए जॉन लॉक ने कंसेंट थ्योरी दी है, होब्स ने एब्सोल्यूट सोवर्निटी को बताया है, जयप्रकाश नारायण ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी बताई है और रॉबर्ट नोजिक ने जो है वो न्यू लिबरलिज्म है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या दिया है? लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है थिंकर्स, लिस्ट 2 में है थ्योरीज। अब इसको मैच करना है माओ त्से-तुंग, लेनिन, मार्क्स, स्टोलिन। देखिए सबसे पहले माओ त्से-तुंग इन्होंने क्या बताया है? कल्चर रेवोल्यूशन। और उसके बाद लेनिन की क्या है? वैनगार्ड पार्टी। याद रखिएगा वैनगार्ड पार्टी, मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ मैं इसको। बी का 4 मार्क्स ने प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप, स्टोलिन का वन कंट्री सोशलिज्म। तो इस तरीके से मैच कीजिए। ए का 2 हमारा कहाँ पर है? ए का 2 हमारा 2 ऑप्शन में है। फिर बी का 4 भी हमारा देखिए यहाँ पर भी है बी का 4 और यहाँ पर भी अभी हमारे सेम ऑप्शन है। अब उसके बाद हम देखते हैं सी का 1 हमारा कहाँ पर है? ए ऑप्शन में। तो इस तरीके से हमारा 4th ऑप्शन क्या होता है? कट हो जाता है। और डी का 3 स्टोलिन, यानी कि वन कंट्री सोशलिज्म, डी का 3 है हमारा यहाँ पर। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में भी इसको दे दिया जाएगा। माओ त्से-तुंग कल्चर रेवोल्यूशन, लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी एज द वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट, मार्क्स प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप, स्टोलिन वन कंट्री सोशलिज्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की हिंदी दिखाऊंगी जो कि हिंदी मीडियम को समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये जो थ्योरीज होती हैं ये इंग्लिश में अच्छे से समझ आती हैं, इसलिए हम इसको इंग्लिश में टिक कर लेते हैं। लेकिन मैं हिंदी में चलो टिक करा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। जॉन लॉक ने हमारा सम्मति का सिद्धांत दिया, होब्स ने पूर्ण संप्रभुता दी, जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र से, रॉबर्ट नोजिक हमारे नवउदारवाद से। ए का 2 बी का 4 कहाँ पर है? ए का 2 बी का 4 हमारा ए ऑप्शन में है और क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारा लिस्ट था माओ त्से-तुंग सांस्कृतिक क्रांति से, लेनिन सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी, और मार्क्स जो थे हमारे सर्वहारा अधिनायकवाद से, स्टोलिन जो है हमारे एक राष्ट्र समाजवाद से। इस तरीके से हमारा इसका राइट आंसर क्या था? राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 1, डी का 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा रीअरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स के वर्क्स दिए हैं, उसको सिक्वेंशियल ऑर्डर इन टर्म ऑफ पब्लिकेशन ईयर, इनके पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो वर्क कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली। तो देखिए जो फर्स्ट है हमारा ये है होली फैमिली। द होली फैमिली का जो ईयर है हमारा वो कब है? 1845। 1845। इस तरीके से हमारा डी सबसे पहले कहाँ पर है? 4th ऑप्शन में और 1st ऑप्शन में। अब होली फैमिली हमारी 1845 की है। उसके बाद जो आएगा हमारा पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जो कि 47 का है। देखिए ये है हमारा 1st नंबर, ये है हमारा 2nd नंबर। तो सबसे पहले हमारा आएगा डी, फिर आएगा बी। तो डी और बी हमारा कहाँ पर है? ए ऑप्शन में। उसके बाद आएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि ये कब का है हमारा? ये है 1848। और लास्ट में हमारा आएगा क्रिटिक
ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और ये हमारा कब का है, ये है हमारा 1859 का। याद रखिएगा, होली फैमिली हमारा 1845 का, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 का, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 का, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 का। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या दिया है, कम्युनिटेरियन थ्योरी। कम्युनिटेरियन थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन। ऑप्शन देखते हैं, कम्युनिटी एज एन इनएस्केपेबल आइडियल, अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, लिमिटेड रोल ऑफ द स्टेट, पार्टिकुलर रेगुलेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी। देखिए जो ये कम्युनिटेरियन थ्योरी है, इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि कम्युनिटेरियन मतलब कम्युनिटी से, यानी कि जो कम्युनिटी है इसका जो कम्युनिटेरियन थ्योरी है वो जो है कम्युनिटी से, यानी कोई भी व्यक्ति है वो अपना कम्युनिटी में स्वतंत्र हो, कम्युनिटी उसको फ्रीडम देती हो। इस तरीके से मैं आपको इसका हिंदी में दिखाती हूँ और इसका आंसर आप आसानी से दे भी सकते हैं। ये देखिए, समुदायवादी सिद्धांत बल देता है अपरिहार्य आदर्श के रूप में समुदाय पर, जैसे मैंने आपको बताया, व्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता पर, राज्य की सीमित भूमिका पर, बाजार अर्थव्यवस्था का आंशिक विनियमन पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम्युनिटेरियन जो होते हैं वो समुदायवादी होते हैं और ये जो है समुदाय पर ही फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये देखिए कम्युनिटी से रिलेटेड है। ये मानते हैं कि जो व्यक्ति की पहचान है या व्यक्तित्व है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, वो होता है उनकी कम्युनिटी का। याद रखिएगा, जो कम्युनिटेरियन होते हैं वो ये मानते हैं कि जो व्यक्ति की आइडेंटिटी है, किसी इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है वो उसमें जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है, कम्युनिटी करती है। और ये लोग कौन कौन होते हैं, कुछ कम्युनिटेरियन के मैं आपको नाम बताती हूँ, आप नोट करिएगा। उनके नाम हैं माइकल वाल्जर, मैकिंटायर। इस तरीके से इन दो के नाम याद रखिएगा आप, माइकल वाल्जर और मैकिंटायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा असर्शन एंड रीजन, और दोनों को हमें देखना है कि ये क्या है। असर्शन है बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी सोट टू एलिमिनेट द रोल ऑफ वैल्यू एंड मेक पॉलिटिकल साइंस ए प्योर साइंस एंड क्वांटिटेटिव। जो ये बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी है ये एलिमिनेट रोल करती है किसका, वैल्यू, एंड मेक क्या बनाती है, पॉलिटिकल साइंस को प्योर साइंस एंड क्वांटिटेटिव। अब हम रीजन देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस बीइंग ए सोशल साइंस कैन नेवर बी वैल्यू फ्री एज इट डील विद ह्यूमन बीइंग हु आर वैल्यू बाउंडेड। तो इसका मैं आपको हिंदी दिखाती हूँ, इसका हिंदी क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा अभिकथन है और तर्क है, यानी कि रीजन, असर्शन एंड रीजन। इसमें दिया गया है व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य जो है वो क्या है, मूल्यों की भूमिका समाप्त कर, यानी कि जो वैल्यू है उसको समाप्त कर राजनीति विज्ञान को कैसा बनाना चाहता है, प्योर साइंस, यानी कि विशुद्ध विज्ञान, जिसे क्या मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव बनाना चाहता है। और इसमें जो तर्क दिया है ये क्या है, एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण राजनीतिक विज्ञान को कभी भी मूल्यविहीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध किससे है, मानव से, जो कि अब किस चीज़ से बंधे होते हैं, मूल्यों से बंधे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए हमारे असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं, पर दोनों जो हैं एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। अगर मैं अभिकथन की बात करूं तो अभिकथन हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, अभिकथन हमारा रिलेटेड है बिहेवियरलिज्म, यानी कि व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद किसने दिया, डेविड ईस्टन ने। और अगर आपने डेविड ईस्टन की व्यवहारवाद की विशेषताएं पढ़ी होंगी तो उसमें मैंने ये आपको सब कुछ बता रखा है कि उन्होंने प्योर साइंस की बात की है, उन्होंने क्वांटिफिकेशन की बात की है, उन्होंने वेरिफिकेशन की बात की है, रेगुलरिटीज़ की बात की है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बिहेवियरलिज्म की कैरेक्टराइज में बताई हैं। तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, लास्ट जो क्वेश्चन पेपर कराया है शायद मैंने उसी में ये सारे बताए हैं, नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इन हुज डिस्क्रिप्शन मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद फॉर्म ओलिगार्की विद इन द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। ये किसने बोला है, ग्रेनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, बीपी मेनन, रिचर्ड सीशन। देखिए हिंदी में देख लीजिए इसको,
किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में क्या थे? अल्पतंत्र, ओलिगार्की के रूप में थे। ग्रेनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन, बीपी मेनर, रिचर्ड सीसन। तो 11 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा में अल्पतंत्र बताया है वो किसने बताया है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इसका मैं टिक कर देती हूँ, ग्रेनविल ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज़ नोट, पहले नोट पर ध्यान दीजिएगा, बीन पास अंडर आर्टिकल 34 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो आर्टिकल 34 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंडर क्या नहीं आता है? सबसे पहले है द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, सेकेंड है द पुलिस फोर्सेज रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट, थर्ड है हमारा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट और फोर्थ है हमारा द आर्मी एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब ये क्या है, ये इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये जो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये जो है हमारा, ये कब आया? ये एक एक्ट के थ्रू आया, एक बिल के थ्रू कब आया? 1958 में। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अफस्पा, यानी कि AFSPA। ए से आर्म, एफ से फोर्सेस, एस से स्पेशल, पी से पावर और ए से एक्ट। और ये कहाँ पर लागू किया जाता है? ये जो हमारे पूर्वी स्टेट हैं, यानी कि असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जिन्हें सेवन सिस्टर भी बोला जाता है, ये उन एरियाज़ में आता है। और ये कब लागू हुआ? 1958 में, और इसको कानूनी रूप भी 1958 में इसको मिल गया। इस तरीके से ये ऐसे क्षेत्र पर लागू होता है जो अशांत होते हैं, जहाँ पर किसी रिलीजन, कास्ट या कुछ भी डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, यानी कि दंगे वगैरह चल रहे होते हैं, वहाँ पर ये लागू होता है। इसको याद रखिएगा, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958 में आया। और ये जो आर्टिकल 34 के अंडर जो आते हैं, ये आते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, पुलिस फोर्सेज रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट, द आर्मी एक्ट, ये सारे याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसका हिंदी में भी टिक कर देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया, ये कौन सा नहीं किया गया? सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, अफसफा जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एट लॉन्ग लास्ट बिकमिंग आफ्टर 32 years of the republic, the supreme court of Indians who said this। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। ये किसने कहा है? ये किसका कथन है? न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती, उपेंद्र बख्शी का, नाना पालकीवाला का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर है हमारा उपेंद्र बख्शी। भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद क्या बन गया है? भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र बख्शी, याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? इंडिया हैज़ ए हॉलोड प्लेस इन डिस्कशन ऑफ डेमोक्रेसी, बट इट हैज़ लेस टॉलरेंट, लेस सेक्युलर, less law avoiding, less liberal, and these two trends, democratization and liberalism, are directly related। Who write this? ये किसने लिखा है कि इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में? आप हिंदी में देखिए कि भारत का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के विचार बहस में जो है वो पवित्र स्थान है, परंतु ये क्या है? कम सहिष्णु है, कम पंथ निरपेक्ष है, कम विधि अनुसरण करता है और कम उदार हो गया। और ये दोनों प्रवृत्तियां, लोकतंत्रीकरण तथा अनुदारवाद, एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हैं अतुल कोहली, सुनील खिलनानी, फरीद जकारिया, पॉल आर ब्रोस। तो इसका जो 14 का हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फरीद जकारिया। याद रखिएगा, लोकतंत्र के बारे में इन्होंने बोला है ये फरीद जकारिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। फरीद जकारिया ने डेमोक्रेसी को कैसे बताया है? लेस टॉलरेंट, लेस सेक्युलर, लेस लॉ अवॉइडिंग, लेस लिबरल,
ये वर्ड आप याद रखिएगा, इन कीवर्ड्स आप याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेड डाउन एग्जीक्यूटिव गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इन प्लेस ऑफ देयर वर्क। देखिए, सेक्सुअल हैरासमेंट से रिलेटेड वर्किंग वुमेन के लिए, यानी जो प्लेस पे होते हैं, उनके काम करती हैं जहाँ पर, उससे रिलेटेड जो केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो कौन सा है और उन्होंने कब, सुप्रीम कोर्ट ने कब फैसला सुनाया, ये सारा इसमें पूछा गया है। ये मैं बताऊंगी ये कब का केस है। सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, डेली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओल्गा टेलीज बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर। हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए किस मामले में, इसमें मामला पूछा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थलों में क्या कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वो होगा हमारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य राज्य। क्योंकि जो विशाखा बनाम राज्य है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश जारी किए कि जो ये काम पर जो महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, उससे रिलेटेड दिशा निर्देश जारी किए। और ये केस कब का है, ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, ये कब सुनाया, 1997 में। याद रखिएगा, विशाखा बनाम राजस्थान मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, वो कब की थी, 1997 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखिए लिस्ट 1 में क्या दिया है, लीडर्स दिए हैं, और लिस्ट 1 में पॉलिटिकल पार्टीज। लिस्ट 1 में है हमारे राम बिलास पासवान, एच डी कुमार स्वामी, प्रफुल्ल पटेल और अखिलेश यादव। इसको हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, डी का वन हमारा 2 जगह पर है, और राम बिलास पासवान की अगर हम बात करें तो यह है लोक जनशक्ति पार्टी। ए का 4 और डी का 1 हम देखेंगे कहाँ पर है, ए का 4 डी का 1। देखिए इस तरीके से भी हमारा 1-2 ऑप्शन से भी हमारा आंसर निकल आता है, लेकिन हमें सारे मैच करना है। एच डी कुमार स्वामी हमारे जनता दल सेक्युलर से, प्रफुल्ल पटेल हमारे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आता है। एग्ज़ाम टाइम में आपको अगर अपने ऊपर डाउट नहीं है, आप बिल्कुल मतलब अच्छे से आपको याद है कि इसका आंसर यही होगा, और एक ऑप्शन से आपका आंसर आ रहा है, तो आप अपना टाइम सेव करके चलिए। आप एक ही ऑप्शन से आंसर टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सारे ऑप्शंस पे आप एक बार नज़र ज़रूर डालिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में आंसर रॉन्ग हो जाता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मैनी फंक्शनल आइटम हैव बीन प्लेस्ड विद इन द पुरव्यू ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ बाय द 12th शेड्यूल। इसमें बात की गई है 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कि उसमें जो म्यूनसिपैलिटीज़ नगर पालिकाओं से जो रिलेटेड थे, उसमें कितने आइटम यानी फंक्शनल आइटम रखे गए थे, 18, 30, 35, 40। तो इसमें टोटल कितने थे, 18। 12th शेड्यूल में 18, और अगर 11th की बात की जाए तो उसमें 29। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, रीअरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको हमें ऑर्डर में लगाना है। पुंछी कमीशन, अनंतपुर साहिब रेजुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, राजमन्नार कमेटी। तो देखिए हमारा पुंछी कमीशन कब का है, पुंछी कमीशन है हमारा 2007 का, 2007 का। अनंतपुर साहिब रेजुलेशन हमारा कब का है, अनंतपुर साहिब रेजुलेशन है हमारा 1973 का, 1973 नहीं 73। पुंछी कमीशन हमारा 2007, अनंतपुर साहिब रेजुलेशन 1973। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हमारा कब आया, एडमिनिस्ट्रेटिव
रिफॉर्म कमीशन हमारा आया 1960, मैं इनको लिख देती हूँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम है लिखने में, पर मैं आप लोगों को लिख देती हूँ 1966। राजमन्नार कमेटी हमारी कब की है? राजमन्नार कमेटी, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि जो ये राजमन्नार कमेटी है ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, और ये है हमारी 1969। इस तरीके से आप याद रखिए। ये ARC जो है हमारा, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। अब आप इसको मैच करिएगा 1966। देखिए सबसे पहले हमारा आएगा 1966 सी, और सी हमारा कहाँ पर है? 4th ऑप्शन में है। उसके बाद हमारा आएगा 1969 यानी कि डी। उसके बाद हमारा आएगा अनंतपुर साहिब रेजुलेशन 1973 का, और सबसे एंड में हमारा आएगा पुंछी कमीशन जो कि है 2007 का। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इसमें से कौन से ऐसे हैं जो लोकसभा के वो स्पीकर नहीं थे? रवि राय, हुकुम सिंह, वलीराम भगत, गोपाल स्वरूप पाठक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा गोपाल स्वरूप पाठक। ये गोपाल स्वरूप पाठक जो हैं ये कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, और इनका जो ये गोपाल स्वरूप पाठक ये क्या रहे हैं? ये हमारे उपराष्ट्रपति रहे। कब से कब तक? 1969 से 1974 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा? और बाकी ये जो हैं रवि राय, वलीराम भगत, हुकुम सिंह, ये सारे के सारे क्या हैं? ये स्पीकर ऑफ लोकसभा रह चुके हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? लिस्ट 1 है और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है हमारे ऑथर्स और लिस्ट 2 में है हमारे बुक्स। अब ये है नॉर्मन डी पाल्मर, ग्रेनविल ऑस्टिन, माइनर वीनर, अतुल कोहली। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, पहले हम इसको मैच करते हैं। नॉर्मन डी पाल्मर का क्या है? इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, साउथ एशियन एक्सपीरियंस। देखिए नॉर्मन डी पाल्मर का इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, साउथ एशियन एक्सपीरियंस। ग्रेनविल ऑस्टिन जो हैं ये हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। याद रखिएगा ये जो रिलेटेड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हैं, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। ग्रेनविल ऑस्टिन आप कॉर्नर स्टोन से याद रख सकते हैं। माइनर वीनर का क्या है? माइनर वीनर का है हमारा पॉलिटिक्स ऑफ स्कैर्सिटी। अतुल कोहली का है द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो ए का 2, बी का 3 कहाँ पर है? ए का 2 और बी का 3, सी का 4, डी का 1। इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। नॉर्मन डी पाल्मर, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, साउथ एशियन एक्सपीरियंस। ग्रेनविल ऑस्टिन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। माइनर वीनर, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैर्सिटी। अतुल कोहली, द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 21। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डिस्क्राइब्ड बाय डेविड ईस्टन एज इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम एनालिसिस। देखिए मैंने अभी आपको जो सारे वर्ड ये बता चुकी हूँ। डेविड ईस्टन का जो सिस्टम एनालिसिस था, बिहेवियरलिज्म था, उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है ये सब बता चुकी हूँ। और इसमें ये क्या पूछा है? गिव द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन। देखिए ये सिस्टम एनालिसिस जो है डेविड ईस्टन का, उसमें ये सब आया है कि रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन। तो इस तरीके से हमारा 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो सिस्टम एनालिसिस से भी रिलेटेड है, और ये सारी किस चीज़ से रिलेटेड है? जो अभी मैंने बताई हैं बिहेवियरलिज्म की ये सारी विशेषताएं हैं व्यवहारवाद की। प्योर साइंस, अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि प्योर साइंस, क्वांटिफिकेशन वहाँ पर दिया था। ये सब आप याद रखिएगा। किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं उस तरीके पे आप ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर उन्होंने पूछा था कि बिहेवियरलिज्म के बारे में, और जो मैंने आपको बताया असर्शन में दिया था कि ये भी आता है बिहेवियरलिज्म में। और यहाँ पर देखिएगा डेविड ईस्टन का सिस्टम एनालिसिस की ये टेक्निक, ये सबको पूछ रखा है। सब एक ही चीज़ है, बस क्वेश्चन को इनका फ्रेम करने का स्टाइल अलग है।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो हमने अभी मैच किया था, सबसे लास्ट में पुंछी आयोग आया था 2007 का, और इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर, एक मिनट, सबसे लास्ट में हमारा था पुंछी आयोग, और 18 का जो हमारा राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये 2007 का था। अनंतपुर शाही प्रस्ताव हमारा 1973 का, प्रशासनिक सुधार आयोग हमारा 1966 का, राजमन्नार समिति हमारी 1969 की। और ये जो पूछा था क्वेश्चन नंबर 19 में, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे, तो ये कौन नहीं थे? गोपाल स्वरूप पाठक। ये क्या थे? ये हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये जो हमने मैच की थी, नॉर्मंडी पामर, ग्रेनविल ऑस्टिन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, माइनर वीनर, पॉलिटिक्स ऑफ स्कॉट सिटी, अतुल कोहली, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, डी का बन। और ये इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और सेकंड हमारा, इसके बाद जो हमने अभी किया है वो था हमारा पिरुलाली विश्लेषण सिस्टम एनालिसिस की बौद्धिक आधारशिला के रूप में वर्णित किया है डेविड ईस्टन का। ये जो था हमारा नियमितताएं यानी कि रेगुलरिटीज, सत्यापन, वेरिफिकेशन टेक्निक्स और क्वांटिफिकेशन, इस तरीके से हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिकम सिग्निफिकेंट आफ्टर द। जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी थी वो कब से किसके बाद ज़्यादा मतलब स्टार्ट हुई? वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड, इमरजेंस ऑफ न्यू नेशंस, राइज ऑफ मिडिल ईस्टर्न नेशंस। तो देखिए जो कंपैरेटिव स्टडी हमारी स्टार्ट हुई है वो कब से हुई है? वर्ल्ड वार सेकेंड और न्यू नेशंस, जब से न्यू नेशंस इमर्ज हुए तब से हमारी जो है कंपैरेटिव स्टडी स्टार्ट हुई। तो इस तरीके से बी और सी हमारा कौन से ऑप्शन में है? ए बी इसमें भी नहीं है, ये कट हो जाता है हमारा। बी और सी हमारा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से हमारा 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ए डी है और यहाँ पर बी डी है। याद रखिएगा हमारी जो कंपैरेटिव स्टडी है वो कब से स्टार्ट हुई? वर्ल्ड वार सेकेंड और इमरजेंस ऑफ न्यू नेशंस आए जब से। बी एंड सी हमारा राइट आंसर होगा। 23 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। किसको फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रिगार्डेड किया जाता है? आइए देखते हैं। प्लेटो, अरिस्टोटल, लुसियन पाई, जी आलमंड। तो अगर आपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़नी है तो सबसे पहले आप किसको पढ़ेंगे? तो उसमें फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उसका किसका नाम आएगा? तो इसका नाम जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 23 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरिस्टोटल। देखिए अरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन की कंपैरेटिव स्टडी की, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा क्या दिया है? लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ऑथर और लिस्ट 2 में हमारा टाइटल दिए हैं। C.W. मिल्स, विल्फ्रेड परेटो, गैटिनो मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स। सी राइट मिल का क्या है हमारा? पावर इलाइट्स। विल्फ्रेड परेटो का हमारा सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स। गैटिनो मोस्का का रूलिंग क्लास। मिचेल्स का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। अगर आपने सारे क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी लगा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी कि ऑप्शंस के क्वेश्चन बना रखे हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन बना रखे हैं। और ये सारा कुछ जो मैंने क्वेश्चन एनालिसिस करा चुकी हूँ क्वेश्चन पेपर, उसमें सारा कुछ ये आया रखा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पेपर है। सी राइट मिल्स का द पावर एलाइट, ए का 3 हमारा कहाँ पर है? ए का 3 है हमारा 4th ऑप्शन में। बी का 4 यानी विल्फ्रेडो परेटो का है सर्कुलेशन ऑफ इलाइट और गैटिनो मोस्का का रूलिंग क्लास। सी का 1 और रॉबर्ट मिचेल्स का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हुआ 24 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें नॉट ट्रू पूछा है प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, फंडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंट ऑफ पॉलिसीज। इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो कि प्रेशर ग्रुप नहीं फॉलो करते।
देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, आपने देखा होगा कि हमारी जो पॉलिसीज होती हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, उनको करती है गवर्नमेंट। ये जो हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, ये प्रेशर ग्रुप का काम नहीं है, ये किसका काम है, ये हमारी गवर्नमेंट का काम है। और यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर नोट पूछा है, तो इस तरीके से हमारा डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा डी। 25 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 ओनली डी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज किसके द्वारा होती है, गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो बाकी बचे ये किसका काम है, ये प्रेशर ग्रुप का काम है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, फंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखिएगा इनको। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ये टिक कर देते हैं, किसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और नए राष्ट्रों के उदय के बाद। राइट आंसर था हमारा 22 का ऑप्शन नंबर बी। किसे तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है, तो ये माना जाता है अरस्तु को। अब ये देखिए सी राइट मिल शक्ति अभियान, विल्फ्रेडो परेटो अभियानों का परिचालन, गेटोनो मोस्का सत्तावर, रॉबर्ट मिशेल अल्पतंत्र का सख्त कानून। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये दबाव समूह के बारे में नहीं है, तो ये क्या नहीं था, नीतियां लागू करना इनका काम नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर, क्योंकि ये सारे काम जो हैं ये किसके हैं, ये दबाव समूह के हैं। और नीतियां लागू कौन करती है, हमारी सरकार करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है, इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस। इसमें इंडिया क्या है, इंडिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यूएसए जुडिशियल रिव्यू, यूके रूल ऑफ लॉ, फ्रांस 2 सेट्स ऑफ कोर्ट। डी का 3 हमारा 3 जगह पर है और सी का 1 हमारा कहाँ पर है, वी ऑप्शन में। सी का 1 रूल ऑफ लॉ, ए का 2, एक मिनट ये हमारा थोड़ा फिर से मैच करते हैं। देखिए यूके रूल ऑफ लॉ, सी का 1 हमारा कहाँ पर है, वी ऑप्शन में। इंडिया जुडिशियल रिव्यू, यूएसए बी का, एक मिनट, सी का 1 ठीक है, फ्रांस 2 सेट ऑफ कोर्ट्स, डी का 3, सी का 1, डी का 3, यहाँ पर भी, और यूएसए हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, डी का 4, बी का 4 और ए का 2। हमारा राइट आंसर क्या होगा, नहीं एक मिनट इसको सही से मैच करते हैं, कुछ गड़बड़ है। इंडिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यूएसए, एक मिनट, जुडिशियल रिव्यू हमारा कहाँ से आया, यूएसए से, जुडिशियल रिव्यू हमारा यूएसए से। बी का 2 कहाँ पर है, हमारा 4th ऑप्शन में। हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। देखिए यूके का रूल ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। इंडिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यूएसए जुडिशियल रिव्यू, यूके रूल ऑफ लॉ, फ्रांस 2 सेट्स ऑफ कोर्ट। फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में जो होता है मतलब आम नागरिकों के लिए अलग अलग कानून व न्यायालय होते हैं, यानी कि प्रशासन जो होता है उसके लिए अलग, तथा जो आम सिटीजन होते हैं वहाँ के, उनके लिए अलग कानून मतलब न्यायालय होते हैं। इसलिए वहाँ पर क्या होते हैं, 2 सेट्स ऑफ कोर्ट होते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 27 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट पूछा है, करेक्ट इज रिगार्डिंग अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया है गवर्नमेंट का, उसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द टास्क ऑफ गवर्निंग। सेकेंड है, वेदर रूलर गवर्न इन कॉमन इंटरेस्ट द जेन्युइन फॉर्म और इन अदर आउन परवर्टेड फ्रॉम। थर्ड है हमारा, द गवर्नमेंट इज मोर इफेक्टिव एंड स्टेबल रूल गवर्न इन द लॉन्ग इंटरेस्ट। डी है हमारा, द गवर्नमेंट इज कैप्चर बाय शेयर इंटरेस्ट एंड रिमेन सेंसिटिव
टू शेयर इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी। आइए इसका हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अरस्तु द्वारा दिए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा सही नहीं है। नोट पूछा है, तो 27 का मैं आपको आंसर बताती हूँ। इसका जो राइट आंसर है ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। सरकार साझे हितों के वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझो हितों के प्रति संवेदनशील होती है। 27 का हमारा राइट आंसर होगा 27 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। गवर्नमेंट कैप्चर करती है शेयर इंटरेस्ट एंड रिमेन इंसेंटिव टू शेयर इंटरेस्ट होल कम्युनिटी, ये हमारा रॉन्ग होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, द क्राइसिस डिस्क्राइब्ड बाय लियोनार्ड विंडर एट ऑल इन देयर बुक क्राइसिस एंड सीक्वेंस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। देखिए पहले तो आप ये याद रखिए कि ये क्राइसिस एंड सीक्वेंस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये किसकी बुक है, ये बुक है हमारे लियोनार्ड विंडर की। और इन्होंने इसमें किस तरीके के क्राइसिस डिस्क्राइब किए हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस, इंटीग्रेशन क्राइसिस, लेजिटिमेसी क्राइसिस, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन क्राइसिस। 28 लियोनार्ड विंडर की अगर हम बात करें तो इन्होंने कितने टाइप के क्राइसिस बताए हैं। सबसे पहले हम 28 का आंसर देख लेते हैं। इन्होंने ये आइडेंटिटी क्राइसिस, लेजिटिमेसी क्राइसिस, इंटीग्रेशन क्राइसिस और रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्राइसिस। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए बी सी सभी करेक्ट हैं। अब मैं आपको बताती हूँ लियोनार्ड विंडर जो है इन्होंने अपनी बुक क्राइसिस एंड सीक्वेंस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कितने टाइप के क्राइसिस बताए हैं, तो टोटल बताए हैं इन्होंने 6 टाइप के। कौन कौन से, देखिए पहचान का संकट यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस, वैधता का, इलिजिटिमेसी क्राइसिस और भागीदारी का, पार्टिसिपेशन, वितरण का और पहुंच का संकट, एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन क्राइसिस। ये सारे क्राइसिस आप याद रखिएगा। टोटल कितने बताए हैं, 6 बताए हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिलेटेड टू लोड कैपेसिटी इन द कम्युनिकेशन थ्योरी। लोड कैपेसिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, वैलिडिटी, बैकग्राउंड नॉइज, डिस्टोर्शन। तो इसका 29 का हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी डी हमारे सारे करेक्ट हैं। लोड कैपेसिटी रिलेटेड है कम्युनिकेशन थ्योरी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेड द पावर इज अ मैटर ऑफ गेटिंग पीपल टू डू व्हाट दे वुड डू नॉट हैव अदरवाइज डन। ये किसने बोला है कि पावर जो है एक मिनट, शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में वे काम नहीं करते। तो ये किसने बोला है, हन्ना अरेंट, रॉबर्ट डेहल, मैक्स वेबर, हैंस मर्गेनथाउ। तो 30 का हमारा आंसर क्या होगा, रॉबर्ट डेहल। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट डेहल ने बोला है कि शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है जिसके अभाव में वे काम नहीं करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड। इसमें नोट पूछा है इन विद इवॉल्विंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कौन नहीं है, हेनरी फ्योल, एल डी वाइट, एल एफ उर्बिक, लूथर गुलिक। तो 31 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एल डी वाइट। कौन एसोसिएटेड नहीं है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, एल डी वाइट। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग रिमेन चेयरमैन ऑफ द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, जिसको कैग भी बोलते हैं, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के लिए कैग के चेयरमैन कौन रहे हैं, वुडरो विल्सन, फ्रेडरिक्स, डॉइट वाल्डो, हर्बर्ट साइमन। कैग कहाँ का था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कब होगा, 1960 में ही आया। और कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप 1960 या 66 आप देख लीजिएगा, ये इसी टाइम का है। और इसका जो राइट आंसर है 10 ईयर्स के लिए इसके चेयरमैन कौन रहे हैं, 32 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रेड रिक्स। रिक्स किससे रिलेटेड है, इन्होंने साला मॉडल दिया है जिसमें फ्यूज, प्रिज्मेटिक,
इस तरह का इन्होंने बताया है। साला मॉडल किसने दिया? फ्रेडरिक्स ने। अब देखते हैं हम वन वेस्ट वे। क्वेश्चन नंबर 33, वन वेस्ट वे इज साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन। साइंटिफिक मैनेजमेंट में वन वेस्ट वे का क्या मतलब है? इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, इंसेंटिव एनालिसिस ऑफ वर्क प्रोसेस, मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड्स। 33 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड। 33 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया? F.W. टेलर ने। याद रखिएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट 20वीं सेंचुरी में हमारा किसने दिया? F.W. टेलर ने। और ये वन वेस्ट वे मतलब सबसे अच्छा तरीका इन्होंने सबसे अच्छे तरीके के लिए बताया है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नोट पूछा है स्टाफ एजेंसी इन USA। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन पेपर कराया उसमें मैंने लाइन, स्टाफ, एक्सुलरी एजेंसी के बारे में आपको क्लियरली बता रखा है। आप जाकर उस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस देख सकते हैं। दिसंबर जून नहीं 2015 का जून। स्टाफ डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ बजट मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और द वाइट हाउस। नोट पूछा है 34 का हमारा राइट आंसर होगा स्टेट डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो है ये लाइन एजेंसी है और इसका काम क्या है, ये जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, मैनेजमेंट है, वाइट हाउस है, इन सबको क्या करती है? एडवाइस देती है। और जो ऑक्सिलरी एजेंसी है उसमें हाउसकीपिंग आता है। और स्टाफ में हमारे स्टाफ आ गया जैसे मैनेजमेंट, सिक्योरिटी काउंसिल, वाइट हाउस वगैरह। और लाइन में हमारे आ गए जैसे स्टेट डिपार्टमेंट। 34 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 35 देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ FM मार्क्स। FM मार्क्स का क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। देखिए क्वेश्चन में पूछ रखा है यहाँ पर। FM मार्क्स का जो क्लासिफिकेशन है ब्यूरोक्रेसी का, मेरिट, गार्जियन, पैट्रोनेज, कास्ट, इसको क्या करना है? इसको सीक्वेंस में लगाना है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी GCPM। अब GCPM से आप लगाइए। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले GCPM। अब G सबसे पहले हमारा कहाँ पर है? G है गार्जियन, और गार्जियन हमारा कहाँ पर है? सेकंड ऑप्शन में भी है और थर्ड में भी। अभी हम दोनों को टिक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिक के अकॉर्डिंग C हमारा कहाँ पर है? कास्ट है हमारा D हमारा है थर्ड ऑप्शन में। इस तरीके से हम सेकंड वाले को कट कर देते हैं। थर्ड है हमारा P, पैट्रोनेज है हमारा। लास्ट में है मेरिट हमारा A। तो इस तरीके से इस ट्रिक से आप FM मार्क्स का क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी याद कर सकते हैं। GCPM इसकी ट्रिक है और इससे आप आसानी से सीक्वेंस में लगा सकते हैं। 35 का हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले गार्जियन, उसके बाद कास्ट, उसके बाद पैट्रोनेज और सबसे लास्ट में मेरिट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। परफॉर्म्स बजट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। परफॉर्म्स बजट जो है इंडिया में किसकी रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस किया गया? पॉल एप्लबी रिपोर्ट, गोरवाला रिपोर्ट, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट, संथानम कमेटी रिपोर्ट। तो 36 का हमारा राइट आंसर है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट, जो कि कब का है? ये 1966 में आया। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। और इसने अपनी सभी रिपोर्ट कब दी थी? 1969 में। डोमिसाइल क्वालिफिकेशन ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट वाज फर्स्ट यूज। डोमिसाइल क्वालिफिकेशन जो थी पब्लिक अपॉइंटमेंट्स के लिए सबसे पहले कहाँ पर यूज़ की गई? UK, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो 37 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, USA। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 38 है हमारा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन इंडिया आर अपॉइंटेड फॉर ए टर्म। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के इंडिया में जो अपॉइंट होते हैं उनका टर्म ईयर पूछा है। 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स। तो 38 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 5 ईयर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39।
ये हम हिंदी में भी टिक कर देते हैं। संगठन के जो सिद्धांतों के विकास में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित नहीं थे एल डी वाइट। कौन 10 वर्षों तक अमेरिकी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अध्यक्ष रहे, ये थे फ्रेडरिक रीक्स, जिसको कैग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन में वन वेस्ट वे का अर्थ क्या है, कार्य विधियों का मानकीकरण। ये वैज्ञानिक प्रबंधन किसने दिया, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, याद रखिएगा। यूएसए में एक स्टाफ एजेंसी नहीं है, तो ये है स्टाफ डिपार्टमेंट। 34 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एफ.एम. मार्क्स ने जो क्लासिफिकेशन बताया है नौकरशाही का, सबसे पहले हमारा आएगा अभिभावक, इसको इंग्लिश में आप अच्छे से याद रख सकते हैं। उसके बाद जाति, उसके बाद संरक्षण और सबसे लास्ट में हमारा आएगा प्रतिभा, जिसको मेरिट बोलते हैं। भारत में निष्पादन यानी परफॉर्म्स बजट किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। 36 का हमारा सी। और ये कब प्रथम प्रशासनिक आयोग कब आया, 1966 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई। और इसने सारी रिपोर्टें अपनी कब दी, 1969 में। सरकारी नियुक्तियों के में मूल अधिवास योग्यता का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था, ये किया गया था यूएसए में। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। 38 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या है, असर्शन है और रीजन है। असर्शन है हमारा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट ऑलवेज feasible. Administrative and technical tasks generally and need different kind of supervision. अब इसका हिंदी देख लेते हैं। कमांड की एकता यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड का जो सिद्धांत है वो व्यावहारिक उपयोग हमेशा स्वीकार्य नहीं होता। तर्क है हमारा, सामान्यतः प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्यों में विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। तो 39 का हमारा राइट आंसर होगा ए आर, दोनों सही हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। देखिए हर टाइम कानून की एकता का जो सिद्धांत है यूनिटी ऑफ कमांड वो हमेशा व्यवहार में नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। The aim of e-government is to make the interaction between government and citizen. इसका हिंदी देख लेते हैं। ई गवर्नेंस यानी ई शासन का लक्ष्य सरकार तथा नागरिकों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया को बनाना है, अधिक दोस्ताना, सुविधाजनक, पारदर्शी, किफ़ायती। तो 40 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, 40 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी डी ये सारे ही हमारे ठीक हैं। 40 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये मोर फ्रेंडली भी बनाना चाहती है, कन्वेंशनियंट भी बनाना चाहती है, ट्रांसपेरेंट और इनएक्सपेंसिव भी बनाना चाहती है। ऑप्शन नंबर डी। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज आल्सो टर्म। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी किसके लिए यूज़ की जाती है, कल्चर डिप्लोमेसी, ऑयल डिप्लोमेसी, क्राइसिस डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। तो 41 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा डेवलपमेंट डिप्लोमेसी। इकोनॉमिक किस चीज़ से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से। ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष। नॉन अलाइनमेंट स्टैंड फॉर प्लूरिस्ट एंड डेमोक्रेटिक इक्वालिटी एमंग कम्युनिटी ऑफ नेशन। इट अपोज ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रिसाइलिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड it championed the cause of fundamental freedom, economic and social justice is the motto of non-alignment. Non-alignment rests on the presumption that national security is linked with national strength of individual nation. Non-alignment asserts the international peace is an alienable prerequisite for attaining national aspiration and for the exercise of sovereign independence. तो 42 का जो हमारा राइट आंसर होगा, एक बार मैं आपको हिंदी में दिखा देती हूँ उसको। देखिए इसमें पूछा है कि गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट की विशेषताएं नहीं है, मतलब नोट पूछा है 42 का। तो हमारा राइट आंसर, हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम इंग्लिश में आपको बता चुके हैं।
गुटनिरपेक्षता इस बात पर विश्वास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, राष्ट्रीय अखंडता को प्राप्त करने और सार्वभौम स्वतंत्रता के लिए एक असंबद्ध पूर्वापेक्षा है, तो ये हमारा यहाँ पर नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट पूछा है टेक्निक टू एक्सरसाइज नेशनल पावर। नेशनल पावर का एक्सरसाइज नेशनल पावर की टेक्निक इसमें से कौन नहीं है? डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक, स्टेट क्राफ्ट, यूज ऑफ मिलिट्री पोस्ट, टू ज्वाइन ए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो 43 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा टू ज्वाइन ए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसको मैं रफ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू ज्वाइन ए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या नहीं है? ये एक्सरसाइज नेशनल पावर का एक टेक्निक्स नहीं हो सकती। ये देखिए राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है। क्या नहीं है? विश्व संगठन में शामिल होना। बाकी ये कूटनीति, सैन्य शक्ति का प्रयोग, आर्थिक शासन कला, ये सारा हमारा राष्ट्रीय शक्ति का उपयोग हो सकता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है 44। इसमें क्या दिया है? बुक्स दे रखी हैं और ऑथर दे रखे हैं और इसको क्या करना है? हमें मैच करना है। इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी द थ्री ट्रेडिशन, ये किसने बताया है? थ्री ट्रेडिशन हमारा 44 का ये बताया है हमारा मार्टिन वाइट ने। थ्री ट्रेडिशन 44 का मार्टिन वाइट। नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम, नॉर्थ साउथ डिवाइड इंटरनेशनल सिस्टम 44 का हमारा ये है एन.वी. एडम्स। ह्यूमन सिक्योरिटी किसने बताया है? ह्यूमन सिक्योरिटी हमारा बताया है टेड वजकास, सकाबोनेन एंड एंड्रोसिनोए। और इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन हमारा गेरहार्ड वेहलर्स। देखिए इसको मैं आपको हिंदी में पहले हम इसका यहाँ पर टिक कर देते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हुआ? ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 44 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप याद रख सकते हैं थ्री ट्रेडिशन हमारे मार्टिन वाइट ने बताए हैं, नॉर्थ साउथ डिवाइड बताया एन.वी. एडम्स ने, ह्यूमन सिक्योरिटी बताई है टेड वक्स सेगवेनन एंड अनुराधा चिनोय ने, और इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन बताया है गेरहार्ड वेहलर ने। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। 45 का देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट पूछा है इसमें। ये जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल दिए हैं इसमें, किसका? आर्टिकल 3 चार्टर ऑफ द कंट्रीज दैट अटेंड द सैन फ्रांसिस्को, ये यूएनओ के आर्टिकल हैं। जून 1945 एंड दोज हु सिंग द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन 1 जनवरी 1942 बिकम ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। सेकेंड है स्विट्जरलैंड बिकम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 2003। द रेगुलर सेशन ऑफ जनरल असेंबली commences in September and usually goes on till the end of the war. D है the retiring member of the Economic and Social Council are eligible for immediate re-election also. तो 46 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 46 का हमारा राइट आंसर होगा ए, सी, डी। स्विट्जरलैंड जो मेंबर बना है वो 2003 में नहीं बना है। इसका आप कमेंट सेक्शन में बता कर जाएंगे कि स्विट्जरलैंड कब यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बना। बाकी इसमें ए, सी, डी ये सारे करेक्ट हैं और इसका राइट आंसर क्या है हमारा? 46 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में बता कर जाएंगे कि स्विट्जरलैंड बिकम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन, आप इसका देख कर जाएंगे। Who was of opinion that the end of Cold War represented the victory of idealism and liberal capitalism? ये किसने बोला है? ये किसका ओपिनियन है? माइकल डियोल, थॉमस जून, फ्रांसिस फुकुयामा। एंड ऑफ कोल्ड वार, एंड ऑफ कोल्ड वार से आप आइडिया लगा सकते हैं सैमुअल हंटिंगटन। देखिए एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की किसने की है? 47 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस फुकुयामा, क्योंकि जब कोल्ड वार एंड हुआ तभी इन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की। अब देखिए हम हिंदी में ये सारे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम इनको मैच करते हैं। थ्री ट्रेडिशन मार्टिन वाइट की थी, नॉर्थ साउथ हमारा एन.वी. एडम्स का था, ह्यूमन सिक्योरिटी हमारी टेड वक्स सेगवेनन और अनुराधा चिनोय की थी,
इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन हमारा गेरहोल्ड वेलरास का था और हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। 45 था हमारा, शक्ति का प्रतीक, करेंसी ऑफ पावर किसे नहीं माना गया था? तो इसमें नहीं माना गया था 45 का परमाणु हथियार को। उसके बाद 46 हमारा, 46 का जो राइट आंसर था हमारा वो ऑप्शन नंबर डी था। ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएंगे। देखिए, और ये जो हमारे ठीक हैं, ये चार्टर का अनुच्छेद 3 क्या बताता है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जून 1942 में भाग लिया था और उन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जो मूल सदस्य बने। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हम देखते हैं किसने कहा था शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये किसने बोला था? फ्रांसिस फुकुयामा। और इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, एंड ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 48 का है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और इसको हमें क्या करना है? मैच करना है। सोवियत यूनियन जर्मन नॉन एग्रेशन पैक्ट, जर्मनी इन्वेडेड सोवियत यूनियन, जर्मनी ऑक्यूपाइड चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। 48 का हमारा राइट आंसर होगा सबसे पहले सोवियत यूनियन जर्मनी नॉन एग्रेशन पैक्ट कब का है? अप्रैल 1941 का। जर्मन इन्वेडेड सोवियत यूनियन, ये हमारा कब का है? ये है हमारा जून 41 का। देखिए यहाँ पर 41 दो हैं, लेकिन जून और अप्रैल का इसमें डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। पहले हमारा हुआ जर्मन नॉन एग्रेशन पैक्ट अप्रैल में, उसके बाद हमारा इन्वेडेड सोवियत यूनियन जून में। जर्मनी ऑक्यूपाइड चेकोस्लोवाकिया, ये हमारा कब का है? ये है हमारा मार्च 1939 का। और उसके बाद हमारा जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, तो ये है सितंबर का। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49। इसे वे करेक्ट पूछे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द कन्वेनिंग ऑफ बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 वाज सजेस्टेड बाय श्रीलंका। द इमीडिएट प्रोवोकेशन टू कन्वेन the conference was conclusion of a treaty between Taiwan and the United States and creation of SEATO and Bangladesh Pact. The idea of holding the conference was USSR and China. Bandung is a city of Indonesia. तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 49 का हमारा राइट आंसर है ए, बी एंड सी। इसमें करेक्ट पूछा है और